आप सभी का स्वागत है। आज हम बालकों के जो अंतिम टॉपिक है मंदबुद्धि बालक, हमने सृजनशील बालक पढ़ा, अपराधी बालक पढ़ा, प्रतिभाशाली पढ़ा और उसके बाद हमने पिछड़े बालक के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम जिस बालक के बारे में पढ़ेंगे वो बालक है मंदबुद्धि बालक। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, मंदबुद्धि यानी बिल्कुल कमजोर बालक। लेकिन एक पिछड़ा बालक भी तो पिछड़ा बालक था शैक्षिक दृष्टि से। तो जो मंदबुद्धि बालक है, पहली बात तो ये स्पष्ट है कि शैक्षिक दृष्टि से तो ये बालक क्या होंगे, पिछड़े हुए होंगे। कौन सी दृष्टि से? शैक्षिक दृष्टि से ये बालक क्या होंगे, पिछड़े हुए होंगे। ये बालक किस दृष्टि से पिछड़े होंगे? शैक्षिक दृष्टि से तो पिछड़े होंगे, लेकिन इन बालकों में शारीरिक विकृतियां भी पाई जाती हैं। यानी इन बालकों में कौन सी विकृति पाई जाती है? शारीरिक विकृति भी पाई जाती है। शारीरिक विकृति कहने का मतलब, जब इंग्लैंड में मेंटल डिफेंस का स्थापना हुई तो उसने पिछड़े और मंदबुद्धि बालकों में जो अंतर किया वो इस प्रकार किया कि पिछड़े बालक तो केवल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े होंगे, लेकिन ये बालक जो मंदबुद्धि बालक है वो शारीरिक दृष्टि, मंदबुद्धि यानी शैक्षिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी, यानी दोनों तरह से क्या होंगे, पिछड़े हुए होंगे। इसी कारण इन बालकों को क्या कहा गया? मंदबुद्धि बालक कहा गया। अब जैसे बिल्कुल मंदबुद्धि है तो बिल्कुल शैक्षिक दृष्टि से बालक, हम इन बालकों को क्या मान सकते हैं? जीरो मान सकते हैं। तो जो मंदबुद्धि बालक है इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, क्या होती है? बुद्धि लब्धि। मंदबुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होगी वो 70 से कम होगी। क्या होगी? 70 से बिल्कुल कम होगी। अब 70 से कम भी इसको दो प्रकार से बांटा है। एक तो 50 से 70, एक हम बात करें 25 से 50 और एक हम बात करें 0 से 25। हमने तीन कैटेगरी में इसको बांटा। तो ये जो 50 से 70 बालक है ये तो शिक्षण दे सकते हैं, यानी इन बालकों को हम अध्ययन करा सकते हैं, शिक्षण योग्य बालक होते हैं। कौन से बालक? जिन बालकों की 50 से 70 बुद्धि लब्धि पाई जाती है इनको हम अध्ययन करा सकते हैं। 25 से 50 होते हैं इनको अध्ययन नहीं करा सकते, इनको हम किसी चीज का प्रशिक्षण दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? प्रशिक्षण दे सकते हैं बालकों को किसी चीज। और जो 0 से 25 होते हैं ये बिल्कुल मंद होते हैं, इनको कुछ नहीं करा सकते हम, कुछ नहीं। और इन बालकों की शारीरिक, इन बालकों में क्या पाई जाती है? शारीरिक विकृतियां पाई जाती हैं, यानी शारीरिक रूप से बालक कमजोर होंगे और अलग आयु के होते हैं ये बालक। कौन से बालक? 50 से 70 की कैटेगरी यानी बुद्धि लब्धि वाले बालकों को हम शिक्षण करा सकते हैं, शिक्षण वाले। लेकिन जो 25 से 50 उनको हम किसी चीज की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दे सकते हैं, जैसे कारीगर हो गया, टेलर हो गया और कुछ कार्य, जिस भी कार्य में हो गया, ड्राइवर हो गया, यानी एक क्षेत्र का हम इन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं। और होता है 0 से 25, यानी कुछ भी प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते, ये शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और अलग आयु के बालक होते हैं। अब इन बालकों में कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं, इनमें मंदबुद्धि बालकों में कुछ खास विशेषताएं भी पाई जाती हैं। तो वो विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, इन बालकों में एक से ज्यादा योग्यता नहीं होती है, एक से ज्यादा योग्यता नहीं होती है। जैसे समायोजन, व्यवहार, संवेग आदि जो हमारी श्रेणियां हैं, तो इन बालकों में ज्यादा से ज्यादा, ये बालक अगर समायोजन कर जाएंगे तो इन्हें व्यवहार का नहीं पता कि हमें क्या करना है, केवल ये एक योग्यता ही प्राप्त कर पाते हैं ऐसे बालक। मंदबुद्धि बालकों में कौन सी योग्यता पाई जाती है? केवल एक योग्यता पाई जाती है। समायोजन हो गया, संवेग हो गया आदि, इनमें ज्यादातर अभाव पाया जाता है कि ये योग्यता इनमें पाई नहीं जाती। तो ये बालक क्या होते हैं कि केवल एक योग्यता पाई जाती है। एक योग्यता से ज्यादा हम इन्हें देने की कोशिश करें तो ये बालक एक से ज्यादा योग्यताएं ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? एक से ज्यादा योग्यताएं ये बालक ग्रहण नहीं कर सकते। अब ये जो मंदबुद्धि बालक होते हैं इन्हें हम समायोजन कर रहे हैं, व्यवहार करें तो नहीं कर सकते। इन बालकों में सामाजिक गुण बिल्कुल 0 पाए जाएंगे, यानी इनका व्यवहार बिल्कुल क्या होगा? नेगलेक्ट व्यवहार होता है।
तो देखो हमने पहले कहा था इनमें केवल एक योग्यता ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, वो भी हो या ना हो, वरना वो भी ना हो। इनमें हो सकती है या नहीं हो सकती। ये बालक कार्य और कारण, कार्य और कारण में संबंध नहीं बता सकते, संबंध स्थापित नहीं कर सकते। कार्य और कारण में क्या नहीं कर पाते हैं, संबंध स्थापित नहीं कर पाते ये बालक। इन बालकों में एक ही वस्तु के बारे में, किसके बारे में, एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग राय होती है, अलग अलग राय होती है। जैसे हमने किसी वस्तु के बारे में पूछा तो ये बालक ने जवाब दे दिया, यदि हम इससे 5 मिनट या थोड़ी देर बाद पूछेंगे तो वो उस वस्तु के बारे में दूसरी ही राय देगा, यानी वो एक जगह स्थिरता नहीं पाई जाती है। तो क्या हो गया, स्थिरता का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, स्थिरता का अभाव पाया जाता है। स्थिरता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कार्य और कारण में ये संबंध स्थापित नहीं कर पाते। एक ही वस्तु के बारे में इनकी अलग अलग क्या होती है, राय होती है, स्थिरता का अभाव होता है। और एक कैटेगरी और देखो, समायोजन का भी अभाव होता है। किसका, समायोजन का अभाव पाया जाता है। समायोजन का भी क्या पाया जाता है, अभाव। कहने का मतलब 70 से कम तो बुद्धि लब्धि, समायोजन नहीं होता है, स्थिरता नहीं पाई जाती है, एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग इनकी क्या होती है, राय होती है। कार्य और कारण में ये संबंध स्थापित नहीं कर पाते। तो ये सब इन बालकों की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। जैसे जिज्ञासा प्रवृत्ति हो गई, ये तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि इन बालकों में पाई जाएंगी। इनके बारे में हम इन बालकों में सोच भी नहीं सकते, यानी हम तो केवल ये सोचते हैं कि कुछ ग्रहण कर ले, वरना वो भी करें या ना करें। तभी तो हमने कहा केवल एक योग्यता अधिक से अधिक ही ग्रहण कर सकते हैं, वरना वो भी हो जाए तो हो या नहीं हो। तो ये सब हमारी क्या थी, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता थी। अब मंद बुद्धि बालकों के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले मंद बुद्धि बालकों के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि कौन सी विधि, प्रदर्शन विधि है। तो इस विधि, अब प्रदर्शन विधि में हम करते क्या है, प्रदर्शन विधि में हम क्या करते हैं, बालकों को लाइव कोई प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। क्या मतलब, कोई भी चीज होगी वो प्रदर्शन करके दिखाया जाएगा, तो बालक उस कार्य में, उस विधि में रुचि लेंगे। यानी ऐसे शिक्षण कार्य में बालक रुचि ले सकते हैं थोड़ी बहुत। मंद बुद्धि है तो इनके लिए जो सबसे उपयुक्त शिक्षा होगी या विधि होगी वो कौन सी विधि होगी, प्रदर्शन विधि सबसे उपयुक्त विधि है इनके लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए। और जो शिक्षा होगी, शिक्षा वही शिक्षा होगी जो पिछड़े बालकों के लिए थी, हस्तशिल्प शिक्षा। कौन सी शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा। तो विधि सबसे उपयुक्त जो विधि है इन बालकों के लिए वो है प्रदर्शन विधि, तथा जो इनके लिए शिक्षा होगी वो सबसे बेटर शिक्षा होगी हस्तशिल्प विधि। कहने का मतलब ये है कि जो मंद बुद्धि बालक है उन्हें सामान्य इसका परिणाम एक ही निकलता है कि ऐसे बालकों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षण ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें कोई भी शुरुआत में ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे इनका गुजारा भत्ता हो जाए, अपनी लाइफ ये गुजार सके। यानी किसी भी कार्य, किसी विशेष कार्य का इन्हें प्रशिक्षण दे दिया जाए जिसका ये प्रशिक्षण ले सके। ये नहीं कि हम बालक को हाई लेवल प्रशिक्षण दें, केवल इनके लेवल के अनुसार हम प्रशिक्षण दे दें तो इनकी जिंदगी का गुजारा हो सकता है और ये प्रशिक्षण के आधार पर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो इनमें यही है कि मंद बुद्धि बालकों को केवल क्या दिया जाए, एक प्रशिक्षण दे दिया जाए, उस क्षेत्र में अपना ये क्या कर सकेंगे, जीवन यापन कर सकेंगे। अब मंद बुद्धि बालकों के लिए विद्यालय तो बिल्कुल विशेष होना चाहिए। अब जो मंद बुद्धि बालक है वो एक कक्षा में 10 या 15 अनुपात 1, कहने का मतलब कि केवल एक टीचर के ऊपर 10 या 15 ही बच्चों को अध्ययन कराएगा एक टीचर एक कक्षा में। कितने बच्चों को, 10 या 15 बच्चों को ही।
इससे ज्यादा बच्चों को टीचर अध्ययन नहीं करा सकता। अब देखो मंदबुद्धि बालक है तो टीचर में भी कोई खास विशेषता होनी चाहिए। तो टीचर है वो सहनशील स्वभाव का होना चाहिए। कैसे स्वभाव का? सहनशील स्वभाव का शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है ये बच्चे आसानी से नहीं सीख पाएंगे। इन बच्चों के ऊपर हम जब बार बार कोशिश करेंगे तब ये बच्चे किसी वस्तु को सीखने की कोशिश करेंगे। इस कारण शिक्षक का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सहनशील स्वभाव होना चाहिए। तो ये था मंदबुद्धि बालक, जो शैक्षिक दृष्टि और शारीरिक दृष्टि दोनों रूप से क्या होते हैं? पिछड़े हुए बालक होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मंदबुद्धि बालक कहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।